डोडो टीवी। वो रात सचिन के लिए बड़ी ही मुश्किल भरी थी। जब वो बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, एक पल के लिए उसे नींद भी आई, लेकिन तभी उसके कुत्ते रोरी ने भौंकना शुरू कर दिया। सचिन अचानक बेड से उठा और खिड़की की तरफ गया। सचिन रोरी पर जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ रोरी, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अपने मालिक की बात सुनकर समझदार रोरी ने भौंकना बंद कर दिया। फिर सचिन ने गहरी सांस ली और फिर सोने चला गया। इस बार तो सब कुछ शांत था, लेकिन फिर पास ही लटकी घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की आवाज सचिन के कानों तक पहुंची। सचिन फिर परेशान हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, मानो वो टिक टिक की आवाज उसके कानों को चुभ रही हो। सचिन फिर उठ गया और अपने बेड पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। न जाने ऐसी कौन सी चिंता थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। रात के 3 बज चुके थे। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अंकित का फोन आया। सचिन जी, क्या आपने पैसों का इंतजाम कर लिया? देखिए, आपकी बेटी का कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। सचिन जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ये बोलकर सचिन ने फोन रख दिया। सचिन एक पुलिस ऑफिसर है। शहर में नाम और इज्जत इतनी है कि लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते हैं, क्योंकि उसने आज तक किसी से भी रिश्वत नहीं लिया। लेकिन सचिन को उसकी ये ईमानदारी अब एक अभिशाप की तरह लगने लगी है, क्योंकि उसकी बेटी सारिका को जन्म देते वक्त उसकी पत्नी गौरी गुजर गई। उस दिन के बाद सचिन ने सारिका को इतने प्यार से रखा कि उसे अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब सारिका 20 साल की हुई तो सचिन को पता चला कि सारिका को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत है। पर 45,000 की तनख्वाह पाने वाला सचिन भला इतनी जल्दी 20 लाख रुपयों का इंतजाम कैसे करता? इस बात से परेशान सचिन पुलिस चौकी में बैठा सोच में डूबा हुआ था कि तभी 2 कांस्टेबल एक आदमी को पकड़कर थाने ले आए। उस आदमी का कपड़ा खून से सना हुआ था। उसे देखकर सचिन चौंक गया। बलदेव, कौन है ये आदमी? क्या किया इसने? सर साहब, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। अपनी पत्नी से तंग आकर उसका खून कर दिया इसने। और इसकी हिम्मत तो देखो, खून करने के बाद भी ये भागा नहीं और अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा रहा। सचिन के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो ऐसे कई केसेस आसानी से हैंडल कर चुका था, लेकिन इस केस को वो कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगा। सचिन ने उस गुनहगार से सवाल पे सवाल किए, लेकिन उसने सचिन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बलदेव, इस आदमी को लॉकअप में डाल दो, और अगर इसका कोई रिश्तेदार हो तो उसे बुला कर लाओ। साहब जी, इसका एक भाई है घनश्याम, वो बाहर ही बैठा है, मैं लेकर आता हूँ उसने। बलदेव घनश्याम को लेकर अंदर आया। बलदेव, तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है। बलदेव बाहर चला गया। घनश्याम सचिन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। सर, मेरे भाई मयंक की कोई गलती नहीं है। वो अपनी पत्नी दिशा को मारना नहीं चाहता था। दरअसल दिशा मयंक को मारकर किसी और के साथ भागने का प्लान कर रही थी। इसलिए जब दिशा चाकू लेकर मयंक को मारने आई तो मयंक ने अपने बचाव में गलती से उसे मार दिया। वो निर्दोष है सर, उसे छोड़ दीजिए। सचिन ने घनश्याम से कहा। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। घनश्याम सचिन की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो तुरंत सचिन को 20 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका ठीक होकर घर लौट आई। सचिन बहुत खुश था, लेकिन उसकी ईमानदारी पर रिश्वत का दाग लग चुका था। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपनी बेटी की जिंदगी के आगे वो सब कुछ कुर्बान कर सकता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एक रात सचिन देरी से घर लौटा। फ्रेश होकर वो सीधा सारिका के कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि सारिका सुकून की नींद से सो रही है। सचिन मुस्कुराया और वापस अपने कमरे में आकर सो गया। रात के 12 बज गए। सचिन चैन से सो रहा था, तभी अचानक रोरी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। न जाने वो किस पर इतना भौंक रहा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
लेकिन इस बार जैसे सचिन को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो एक पल के लिए भी नींद से नहीं जागा। तभी रोरी भौंकते भौंकते अचानक शांत हो गया। सुबह हुई तो सचिन तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकला। तभी उसने देखा कि रोरी मर चुका है। उसका आधा शरीर गायब है। उसे देखकर सचिन बहुत परेशान हो गया। पता नहीं रोरी को किसने मारा होगा। इस तरह से तो कोई जानवर ही मार सकता है। उदास होकर सचिन ये बात अपनी बेटी को बताने के लिए उसके कमरे में गया। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। सारिका बेटी, हमारा रोरी। सचिन ने ये बात कही ही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारिका एक कोने में बैठी रोरी के आधे शरीर को किसी जानवर की तरह खा रही थी। उस वक्त सारिका इतनी भयानक लग रही थी कि मानो कोई चुड़ैल उस पर समा गई हो। सचिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो दरवाजा बंद करके वापस चला गया। फिर रात को जब वो घर लौटा तो सारिका ने दरवाजा खोला। सचिन उसे देखकर सहम सा गया। क्या हुआ पापा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? सचिन अंदर आया। बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद सचिन डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने के लिए इंतजार कर रहा था। बहुत समय हो गया पर सारिका बाहर नहीं आई। सारिका, जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। सचिन के बुलाने पर सारिका खाना लेकर बाहर आई। वो खाना एक बर्तन से ढका हुआ था। सारिका ने वो खाना सचिन के सामने रख दिया और वापस जाने लगी। तभी सचिन ने देखा कि सारिका के पैर उल्टे हैं। उन्हें देखकर सचिन बहुत घबरा गया। रुको, तुम सारिका नहीं हो सकती। आखिर कौन हो तुम? सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा कमरे के अंदर चली गई। तभी सचिन ने खाने की प्लेट से ढक्कन हटाया। उस प्लेट पर मयंक का कटा हुआ सिर था। सचिन डर के मारे टेबल से दूर हट गया। अचानक सारिका के कमरे में किसी आदमी की चीख सुनाई दी। सचिन ने ड्रॉवर में रखी अपनी पिस्तौल निकाली और सारिका के कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था। सचिन ने जल्दी लाइट्स ऑन की और सामने देखा तो घनश्याम की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन सारिका अंदर कहीं नहीं थी। सचिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे एक चीख सुनाई दी। पापा बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मारना चाहती है, बचाओ मुझे। सारिका की आवाज सुनकर सचिन भागता हुआ हॉल में आया और देखा कि सारिका हवा में लटकी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे और कपड़ा खून से सना हुआ था। उसका चेहरा किसी भयानक चुड़ैल की तरह लग रहा था। सचिन समझ गया कि सारिका के शरीर पर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कौन है तू? छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगी। तू मुझे नहीं मार सकता। अगर तूने गोली चलाई तो तेरी बेटी तेरे हाथों ही मर जाएगी। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर मेरी मासूम बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरी बेटी से नहीं बल्कि तुझसे बदला लेने आई हूँ। मैं दिशा की आत्मा हूँ, वही दिशा जिसके मौत के दोषी को तूने पैसे लेकर छोड़ दिया था। मेरा पति संजय मेरे गरीब माँ बाप को पैसों के लिए सताया करता था। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे जान से मार दिया और तूने उसकी झूठी बातों पर यकीन करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उनसे तो मैंने बदला ले लिया है, अब तेरी बारी है। ये कहकर चुड़ैल ने सारिका के सिर को उल्टा कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद दिशा सारिका के शरीर को छोड़कर चली गई। सचिन जिंदगी भर अपने किए पे रोता रहा। बग्गनपुर गांव में आज जश्न का माहौल है, खासकर सज्जन के यहाँ, क्योंकि सज्जन और उसकी बीबी गुलाबो को बेटी हुई है।
और इसी खुशी में उन्होंने अपने घर पर एक जश्न रखा है। पूरे गांव को उस जश्न का न्योता मिला है और नंदू ढोल वाले को वहां ढोल बजाने जाना है। कितना अच्छा हुआ जो कल ही मैं दूसरे गांव जाकर वो ढोल की दुकान से ये पुराना ढोल ले आया, वरना मेरा ढोल तो टूट गया था। टूटे ढोल के साथ तो नहीं जा पाता आज के उत्सव में, तो नुकसान अलग हो जाता। वैसे उस ढोल वाले ने कहा था कि ये बहुत पुराने जमाने का ढोल है, पर बजता तो अच्छा है। चलो आज वहाँ उत्सव में बजाकर रंग जमाता हूँ। राजपाल, राम प्रकाश, सच्चू और मोहित सभी सज्जन के घर पहुंचते हैं। सज्जन और उसकी पत्नी गुलाबो सभी का स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद नंदू भी वहां पहुंचता है। चलो भाई नंदू, हमारे घर लक्ष्मी आई है, तो अपने ढोल से जरा रंग तो जमाओ, सबके नचाओ और हमारी खुशियों में चार चांद लगाओ। जी अभी लीजिए। नंदू ढोल बजाने लगता है और सब लोग नाचने लगते हैं। सज्जन अपनी नन्ही बिटिया को गोद में लेकर डांस कर रहा है। इसी बीच अचानक से ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आती है। सब लोग घबराकर ऊपर की तरफ भागते हैं। गुलाबो, गुलाबो क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें गुलाबो? किसने किया ये? गुलाबो, गुलाबो तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते गुलाबो। चंद पलों में ढोल की आवाज सन्नाटे में बदल जाती है और खुशी का माहौल मातम में। सब अपने अपने घर लौटते हैं। इस बात को कुछ दिन बीतते हैं और फिर कुछ दिनों बाद एक बार फिर गांव में सबके चेहरों पर हंसी है, क्योंकि राजपाल की बेटी सुमन की शादी है। सुमन सजी धजी तैयार होकर अपने कमरे में बैठी है। राजपाल भी बाकी सभी गांव वालों, घर वालों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए तैयार है। कितने दिनों बाद गांव में खुशी का दिन आया ना राम प्रकाश, वरना सज्जन की बिटिया होने के फंक्शन में जो हादसा हुआ था वो तो दिल दहला देने वाला था। हाँ सच में। चलो अब ये छोड़ो, बिटिया की शादी देखते हैं। हाँ तुम रुको, मैंने बारातियों के स्वागत के लिए फूल उधर आंगन में रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। सुनो नंदू, तुम जरा तब तक ढोल बजाकर सबका मनोरंजन करो। नंदू ढोल बजाना शुरू करता है, पर कुछ ही देर में ढोल की आवाज आंसुओं में बदल जाती है, क्योंकि राजपाल फूल लेने जाता है पर वापस नहीं आता। आती है सिर्फ उसके चीखने की आवाज। सब लोग उस तरफ जाकर देखते हैं। एक बार फिर गांव में खुशी का पल दुख में बदल जाता है। सब दुखी होते हैं। राजपाल की बेटी की भी शादी नहीं होती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते हैं। आज गांव में मोहित के घर में खुशी का माहौल है। उसने नया घर लिया है। सब उसकी खुशी में शामिल होने आए हैं। नंदू भी वहां ढोल बजाने पहुंचा है। मुबारक हो भाई मोहित, नए घर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ भैया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ भाई, बहुत बधाई हो तुम्हें मोहित। हाँ मोहित भाई, नया घर ले लिया, बस अच्छी सी भाभी ले आओ, फिर लाइफ सीट है तुम्हारी। अरे सच्चू तुम भी ना, चलो तुम लोग कुछ खाओ पियो तो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खास मिठाई लाया हूँ, वो लेकर आता हूँ। ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल चल रहा है। मोहित जब तक आता है तब तक नंदू तुम जरा ढोल बजाओ। नंदू ढोल बजाना शुरू करता है। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं। सब आंगन में नाच रहे होते हैं और तभी ऊपर से मोहित की लाश नीचे गिरती है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। मोहित क्या हुआ मेरे दोस्त? मोहित, मोहित! ये तीसरा मौका था जब गांव में खुशी का माहौल दुख में बदल गया था और गांव वालों के चेहरे की हंसी उदासी और आंसुओं में।
और इस बार गांव वालों को कुछ ठीक नहीं लगता है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। हर बार जब भी गांव में कोई भी खुशी का मौका होता है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, ये बात भी सही है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये उस नंदू का क्या धरा है? नंदू? नंदू कैसे? जरा सोच कर देखो, जिन भी घरों में गांव में उत्सव में नंदू ढोल बजाने गया है, उसके वहां ढोल बजाते ही किसी न किसी की मौत हो जाती है। ये नंदू कोई जादू जानता है। इस सबके पीछे यही है। सब लोग नंदू को पकड़ लेते हैं। बता, तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूं। नंदू की बात का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। तभी अचानक से ढोल अपने आप ढम ढम करके बजने लगता है और उसमें से चुड़ैल की आवाज आती है। चुड़ैल ढोल से बाहर आती है। ये सच कह रहा है, इसने कुछ नहीं किया। जो भी किया मैंने किया और आगे भी करूंगी, क्योंकि मुझसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती। मुझे आंसू पसंद है, हंसी नहीं। ये ढोल हजारों साल से मेरा है, इसलिए जब ये नंदू दुकान से ये ढोल खरीद कर लाया तो मैं उसके साथ आ गई। अब जब मैं यहाँ हूँ तो इस गांव में कोई खुशी का मौका नहीं आने दूंगी। हा 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 हा। सब लोग उसकी बात से डर जाते हैं। तभी राम प्रकाश कहता है कि उन्हें पानी वाले बाबा की मदद लेनी चाहिए, जो पड़ोस वाले गांव में पानी में सालों से तंत्र साधना कर रहे हैं। राम प्रकाश, सच्चू और सज्जन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। जानते हम तुम क्यों आए हो यहाँ? ढोल वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हो ना तुम सब लोग? चलो मेरे साथ। बाबा, सज्जन, सच्चू और राम प्रकाश सब गांव पहुंचते हैं। इस ढोल को खूब जोर जोर से बजाना होगा, तभी मरेगी वो चुड़ैल। लेकिन शर्त है कि ये काम वही कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना किया हो, ना ही कोई झूठ बोला हो, किसी को ना ही धोखा दिया हो। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत तो किया ही होता है। तभी सच्चू बोलता है, मैंने ना कभी किसी को परेशान किया है, ना कुछ गलत काम किया है, ना ही झूठ बोला है। नंदू से ढोल लेकर सच्चू उस ढोल को बजाने लगता है। ढोल के कुछ देर तक जोर जोर से बजने के बाद अचानक उसमें से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। चुड़ैल बाहर निकल आती है और कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। सब गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। सच ही तो है, बुराई को हमेशा से अच्छाई और सच ही मारता है। एक बार की बात है, एक भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन हंटिंग हो रही थी। मुझे एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहां दूर दूर तक कोई रहता ना हो। मैं चाहता हूं बस जंगल के बीचों बीच हो, एक ही घर हो बस। सर, इस हिसाब से तो हमें ये लोकेशन ठीक होगा। टेक्नीशियन डायरेक्टर को उड़ीसा के एक जिले कंधमाल का मानचित्र दिखाता है, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत खुश होता है। सुपर्ब सुपर्ब, हमको ऐसा ही लोकेशन चाहिए होगा। इसके बाद फिल्म के कुल 30 लोग शूटिंग करने उड़ीसा निकलते हैं और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सुनिए, हमें बुला रहे हो क्या बेटा? जी जी, आपको ही बुला रहे हैं। ये घर आप ही का? हाँ, हमारा ही है, लेकिन क्या काम है? जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले नहीं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं। क्या बात है, बताओ बेटा। जी, हमें ये घर और ये जगह कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए। फिल्म की शूटिंग करनी है। भाड़े पर देने की बात सुनते ही रामलाल सोच में पड़ जाता है, मानो किसी ने उसके पांव बांध दिए हो। अरे क्या हुआ बाबा जी, बोलिए कितना भाड़ा चाहिए आपको?
जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बस मना मत करना। नहीं नहीं, हमें घर भाड़े पर नहीं देना, किसी को नहीं दे सकते, सॉरी। अरे पर क्यों? देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, प्लीज प्लीज। ये घर फाइनलाइज हो गया भाई, इस घर के बिना हमारी फिल्म नहीं बन सकती है। बहुत कहने पर रामलाल अपने घर को भाड़े पर देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन से शूटिंग स्टार्ट होती है। दिन भर शूटिंग होने के बाद शाम को पैकअप होता है। पैकअप। स्पॉट दादा। जी सर, बोलिए। दादा, मेरे लिए चाय बना कर लेके आई ना। आई एम एग्जॉस्टेड। इसके बाद स्पॉट बॉय चाय बनाने जाता है। वो चाय बना ही रहा होता है कि अचानक उसे कटा हुआ हाथ उसकी ओर आते हुए दिखता है और उसका गला पकड़ लेता है। कौन है? बचाओ। इतने में वो हाथ बढ़कर एक भूतनी का रूप ले लेता है। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। इसके बाद वो भूतनी उस स्पॉट बॉय के गले में रस्सी बांधकर लटका देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब टीम वाले देखते हैं तो वो लटका हुआ होता है। अरे भाई, ये कैसे हुआ और किसने मार दिया? इसके बाद सारे टीम मेंबर्स में अफरा तफरी मच जाती है। इतने में डायरेक्टर वहां आके इस मामले को संभालते हुए कहता है, देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पॉट बॉय अपनी मर्जी से सुसाइड किया लगता है। लेकिन इस बात से रामलाल बहुत दुखी दिखाई पड़ता है, मानो उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। इसके बाद रोज की तरह शूटिंग स्टार्ट होती है। तभी रामलाल की बेटी शूटिंग देखने वहां आती है। अरे देखो, इस वीरान जंगल में भी माल है। ऐसा बोलकर क्रू मेंबर उस लड़की को छेड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की चुपचाप सुन रही होती है। उसके बाद अगले सुबह जब टीम वाले शूटिंग करने आते हैं, तब उन्हें उस लाइटमैन की लाश मिलती है। सर, हम यहां शूटिंग नहीं कर सकते। ऐसे रोज रोज टीम के लोगों की मौत होती रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक हादसा है बस, जो उसके साथ हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहकर डायरेक्टर सभी को फिर से मना लेता है। एक दिन ऐसे ही उस फिल्म का डायरेक्टर टॉयलेट करने बाथरूम जा रहा होता है। तभी बाथरूम की छत में वो रामलाल की बेटी को देखता है। ये देखकर डायरेक्टर कांपने लगता है। तुम बाथरूम की छत में कैसे गई? कौन हो तुम? मार दूंगी, मार दूंगी। जैसे ही लड़की डायरेक्टर को मारने अपने हाथ आगे करती है, इतने में डायरेक्टर जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर दौड़ते हुए रामलाल के पास आता है। रामलाल जी, रामलाल जी, दरवाजा खोलिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से वो लड़की निकलती है। वो डायरेक्टर को गले से पकड़कर उठा लेती है। मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बचाओ! इतने में रामलाल वहां आ जाता है। रामलाल तुरंत ही एक माला निकालकर उस लड़की के शरीर पर रखता है, जिससे वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। आपकी बेटी क्या था बाबा जी? क्या राज है आपकी बेटी का? मुझे बताइए। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ शूटिंग करने से मना किया था, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी संजना की आत्मा है, जो अभी एक
भूतनी बन चुकी है। आत्मा? हाँ, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों को किसी भी लड़के से प्यार करने की मनाही थी। संजना के माता पिता नहीं थे तो मैंने ही उसे पाला था, लेकिन संजना एक शहर के लड़के से प्यार करने लगी थी। जब सरपंच को यह बात पता चली तो उसने संजना को सजा देने के लिए जंगल में कहीं जिंदा दफन करवा दिया। इसीलिए वो भूत बन गई और फिर उसने सरपंच को भी मार दिया। और फिर भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो वो गांव के और भी लोगों को मारने लगी। इसी वजह से सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। जो भी इस गांव में आता है उन्हें वो मार देती है। मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे पास ये अघोरी बाबा की दी हुई अभिमंत्रित माला है। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। इसका उपाय तो सिर्फ अघोरी बाबा ही बता सकते हैं बेटा। वो दोनों अघोरी बाबा के पास जाते हैं। ओम क्लीं वीं चामुंडाय विच्चै। मैं सब जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। संजना की मुक्ति का समय आ गया है, हमें उसकी लाश को जलाना होगा। बाबा, पर हमें नहीं पता कि वो कहां दफन है। उसका पता ये नींबू बताएगा। वे सभी नींबू की दिखाई दिशा में चलते हैं और लाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर अपने लोगों से खुदाई करवा के लाश बाहर निकलवा देता है, पर जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं तभी भूतनी वहां जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते। और भूतनी उन पर हमला करती है, पर बाबा बीच में आकर अभिमंत्रित जल उस पर डालते हैं और भूतनी वहीं रुक जाती है और हिल नहीं पाती। बेटी, मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसकी सजा उन लोगों को मिल गई बेटी। पर मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल गलत है। रामलाल मशाल जला लेता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूतनी भी चलने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और भस्म हो जाती है। सभी लोगों की जान में जान आती है और डायरेक्टर शूटिंग फिर से शुरू कर देता है। रामलाल अब सुकून से गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और बाकी गांव वाले भी गांव में वापस आने लगे हैं।